सीजीपीएससी का इंसेप्शन भले ही 2001 से हुआ हो, लेकिन 2003 से लगातार सीजीपीएससी की सारी परीक्षाएं विवादों के घेरे में आ गई है। और इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि पानी स्टूडेंट्स के सर के ऊपर जा चुका है और इसलिए सारे स्टूडेंट्स बहुत वोकल हो चुके हैं। सोशल मीडिया पे हर तरीके से लोग बाहर आकर इस पूरे धांधली के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे टामन सिंह सोनवानी ने पूरे मुद्दे को घेरा और कैसे अपने ही रिलेटिव्स पे फोकस कर अपने रिलेटिव्स का सिलेक्शन कराया। 2018 से सीजीपीएससी के एग्जाम्स के काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज आ रहे हैं और इसी कंट्रोवर्सी पे काफी डिटेल में बात करने के लिए आज हम उन सारे स्टूडेंट से घिरे हुए हैं जिनका अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, किस तरह से वो बहुत कम मार्क्स से ही या तो मेंस में छूट जा रहे हैं या इंटरव्यू से छूट जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं सीजीपीएससी एग्जाम के 3 स्टेप्स होते हैं, एक है प्री, उसके बाद मेंस, फिर इंटरव्यू और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आती है। लेकिन ये मामला दोबारा उठा जब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने काफी फटकार लगाई स्टेट गवर्नमेंट को और कहा कि जितने भी रिलेटिव्स और इन्फ्लुएंशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के फैमिली मेंबर्स का सिलेक्शन हुआ इस बार, जो कि अनयूजुअली इस बार काफी हाई नंबर में हुआ है, उन सभी पे रोक लगाया। अभी नेक्स्ट हियरिंग अक्टूबर 5 की है, लेकिन तब तक सारे बच्चे बहुत वोकल हो चुके हैं और सारे अपने मुद्दों पर खुलकर बात करने के लिए सामने आ गए हैं। हमने उन्हीं की सेफ्टी के लिए उनके चेहरे छुपाए हैं और इसलिए हम सभी के चेहरे छुपाते हुए सभी के प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेंगे। अब आइए चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि बेसिक मुद्दा जो इस बार उठ के आया है वो क्या है और क्यों इस बार इतना बड़ा विवाद इस पर हो गया है। आप मुझे बताएं कि किस तरह से बहुत ज्यादा बड़ा ये मुद्दा हो गया है, सीजीपीएससी इस बार इतने ज्यादा घेरे में कैसे आ गया। हमेशा से विवादों में रहा लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। मैडम एक्चुअली ये 2020 से शुरू हुआ है, जिसमें प्री के जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें उन्होंने क्या किया कि आंसर को बदल दिया, जिससे बहुत सारे योग्य बच्चे बाहर हो गए। फिर उन्होंने मेंस में इंटरव्यू में भी कुछ ऐसा किया। अब 2021 में ऐसा हुआ कि जब मेंस का रिजल्ट आया तो लगातार ये देखा गया कि रसूखदार लोगों का सिलेक्शन होने लगा। तो वो बच्चा अपने आप में हीन भावना महसूस करने लगा कि जो तैयारी कर रहा है, जो लगातार तैयारी कर रहा है, डीसी डीएसपी का पोस्ट नहीं ले पा रहा है, और ऐसे लोग जिनका कहीं आता पता नहीं है। अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो 2-3 साल का उसका बैकग्राउंड होगा, और ऐसे लोग सेलेक्ट हो जा रहे हैं जो एक ही बार पेपर दे रहे हैं और लगातार मतलब क्लास 2 के पोस्ट ले रहे हैं। अब इस बार क्या हुआ है कि पीएससी ने मेंस में बहुत बड़ी मात्रा में गड़बड़ी करी। कैसे कर दी कि जो गलत आंसर थे उनको सही करके नंबर दे दिया और जो सही आंसर थे उनको गलत कर दिया। कई प्रश्न तो ऐसे हैं जहाँ पर बच्चा लिखा कुछ और है, पूछा कुछ और, उसमें भी मार्क्स दिए गए हैं। हिंदी इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश जो मतलब लैंग्वेज के आधार पर भेदभाव बच्चे मानते हैं वो भी बड़े स्तर पर किया गया है। तो इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी विसंगतियां पीएससी सामने ला रहा है। आप मुझे एक और एक बेसिक डिफरेंस बता दीजिए, यूपीएससी और सीजीपीएससी का बेसिक डिफरेंस क्या है। सीजीपीएससी मैंने सुना है किसी भी स्ट्रक्चर में काम नहीं करता है, यहाँ पर उनका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, बच्चे बस इंतजार करते हुए रह जाते हैं और उनका एग्जाम कभी नहीं होता। मैम पीएससी का इतिहास 2003 से पहले रेगुलरली कंडक्ट होना शुरू हुआ है 2013 से। तो वो उसके बाद एक ही डेट फिक्स है 26 नवंबर जब नोटिफिकेशन आता है। उसके अलावा प्री का डेट फिक्स नहीं है, मेंस का फिक्स नहीं है, इंटरव्यू का फिक्स नहीं है, वो कभी भी फ्लक्चुएट करते रहते हैं। जैसे 2014 का लेने वाले थे, जुलाई में चला गया वो दिसंबर। और यूपीएससी क्या करता है, प्रॉपर एक कैलेंडर जारी करता है जिसमें वो हर तरह की परीक्षाएं जो भी आयोजित करता है उसका डेट लिखा होता है कि इस डेट को ये होने वाला है, इस डेट को ये। जबकि पीएससी ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। और इवन कई बार 2020 से भी हम लोग इस आंदोलन में हैं, तो बार बार पीएससी को, सरकार को, सभी को ज्ञापन दे चुके हैं, पीएससी को भी बता चुके हैं कि कैलेंडर एटलीस्ट जारी कर दे। कैलेंडर कटअप जो बहुत बड़े मुद्दे हैं, पीएससी इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, सीरियस इग्नोर कर देता है। कैलेंडर कटअप, प्री का कटअप, मेंस का कटअप, इंटरव्यू का कटअप वो क्लियर ही नहीं करता है किसी भी स्थिति में। बहुत सारे ज्ञापन दिए जा चुके हैं लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। इन्होंने मॉडल आंसर की बात की, इन्होंने कहा कि कई ऐसे अटपटे सवाल थे जिसमें बच्चों को फुल मार्क्स दे दिए गए हैं और कई ऐसे सवाल थे जो सही लिखे गए लेकिन उसके बाद भी नॉट अटेम्प्टेड लिख दिए गए हैं। जी मैम बिल्कुल। उसमें जो है आंसर जो लिखा गया है उसमें से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें नॉट अटेम्प्ट करके लिख दिया गया है ना। उसमें पूरे मतलब पूरा लिखा हुआ है। उसमें नॉट अटेम्प्ट किस में दिया जाता है, जिसमें पूरा कॉपी है जो है ब्लैंक रहता है, लेकिन उन्होंने पूरा नंबर पूरा उसको फिल किया है, सही आंसर लिखा है, फिर वो उसमें नॉट अटेम्प्ट दिया गया है। ऐसा है उसमें। ऐसा है।
जी। आप मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर आप दिखाने वाले हैं मुझे कि किस तरह से इस बार इस साल का बहुत ही चर्चित एक टॉपिक कूनो नेशनल पार्क पे जो क्वेश्चन आया, तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो जाहिर सी बात है अगर वो प्रयास कर रहे हैं पीएससी क्लियर करने के लिए, डेप्यूटी कलेक्टर बनने के लिए, तो उन्हें जाहिर सी बात है पता होगा। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से इस चीज का आंसर दिया गया है, बहुत फनी है और ये मुझे लगता है सभी को जानना बहुत जरूरी है। आप इसे जरा लिफ्ट करेंगे। हाँ मैम देखिए, ये असम में बताया गया है कूनो नेशनल पार्क को। यहाँ डायग्राम में बकायदा शो भी किया गया है। फिर इसको बताया गया प्रथम अभ्यारण्य, यहाँ एशियाई शेर पाया जाता है बोला है। एक सिंग वाला गेंडा भी बोला है उसने। कूनो नाम की जनजाति के बारे में बताया है, बाघ, हिरन, एक सिंग गेंडा, ये सब बोला है। और उसमें 4 मार्क्स में 2 मार्क्स मिले हैं, जबकि ये 3 लेयर की चेकिंग होती है। मतलब तीनों में से किसी ने ये देखा नहीं कि रॉन्ग आंसर, इसमें तो 0 मिलना चाहिए। ये 3 लेयर की चेकिंग के बारे में जरा हमारे ऑडियंस को अच्छे से विस्तार में बताइए कि ये 3 लेयर की चेकिंग होती है। क्या 3 टीचर्स एक ही पेपर चेक करते हैं? जी, एक एग्जामिनर होता है, एक डिप्टी हेड एग्जामिनर होता है और एक हेड एग्जामिनर होता है। तो जो पहले ने सपोज अगर नहीं देख पाए हैं तो आगे की 2 लेयर की चेकिंग में उनको देखना चाहिए। जबकि जो असम अलग से डायग्राम में दिख भी रहा है कि असम लिखा हो, यहीं से इसको रॉन्ग कर देना चाहिए था। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप में कूनो नेशनल पार्क को असम की तरफ बनाया गया है और इस पे 2 नंबर दिए गए हैं इस पूरे सवाल पे, जो सरासर गलत है। यहाँ पे जितने भी आप देख सकते हैं ये मॉडल आंसर शीट है और यहाँ पर ये जो मार्क्स है ये टीचर्स द्वारा, चेकर्स द्वारा दिए गए हैं। ये हम आपको बार बार यहाँ पर दिखाएंगे और ये बहुत रिडिकुलस आंसर पे भी 2 नंबर मिल गया है। मैम उसके अलावा ये देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पूछे हैं, लेकिन उसने लिखा है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और ये ऑपरेटर लिख दिया है इसने। उसमें भी ये 2 में 2 मार्क्स दिए गए हैं, जबकि ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम ही नहीं है। ये तो इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इसको तो अभी जो क्लास में प्राइमरी क्लास का बच्चा भी इसको बता सकता है मैम। तो ये एक नंबर में 0.5 नंबर में भी रैंकिंग इधर उधर हो जाती है। तो ये तो स्टूडेंट्स के साथ न्याय नहीं है बिल्कुल भी। और एक बात ये है कि अगर कोई सेलेक्ट हो जाता है तो RTI कॉपी निकालने के बाद हम लोग उसको फॉलो करते हैं कि अगर टॉपर ने ऐसा लिखा है तो हम भी ऐसा लिखेंगे। तो क्या इस चीज़ों को आगे भी सही दिया जाएगा, ऐसे गलत आंसर्स को? क्या स्टूडेंट क्या करें इन सब पर? ये एक मुद्दा है। ये एक मुद्दा है कि स्टूडेंट्स क्या करें। स्टूडेंट्स के पास एक कोई भी ऑप्शन उनको नजर नहीं आ रहा है और इस चीज से इंस्पिरेशन कैसे लिया जाए। कूनो नेशनल पार्क को अगर आसाम में बताएंगे तो कैसे इंस्पिरेशन लिया जाए, आप मुझे बताइए। ये आपने भी एक मॉडल आंसर पकड़ा हुआ है, यहाँ पर पकड़ा हुआ है। ये देखिए, ये हिंदी का है, ऑब्जेक्टिव टर्म में है ना। देखेंगे, अनुपम, प्राककथन, संकलन, अधोमुखी। ठीक है, इसमें इन्होंने लिखा अनुपम, ये लिखा है, इस बच्चे को 0 नंबर मिला है। ठीक है, और ये दूसरा बंदा है, देख आप अगर मिलाना चाहेंगे तो देखो इनका प्राककथन, अधोमुखी और समकल्प, ये जो तीनों सेम है, इनको 1.5 मिला है। इस बच्चे को 0 नंबर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक और मुद्दा है, इन जो 3 लेयर चेकिंग है। ठीक है, अगर एक से नहीं दिखा, समझ में आती है कुछ गलतियों को तो आप नज़रअंदाज कर दीजिए कि उन्होंने गलत चेक किया। ये क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, ये फुल क्वेश्चन रहता है 10 मार्क्स का। इसमें बच्चे ने ब्रह्मगुप्त के बारे में लिखा है। ये मैंने हाईलाइट किया है कि इसमें इन्होंने नॉन अटेम्प्ट कर दिया है। जैसे कि बताया गया, नॉन अटेम्प्ट, अगर बच्चा 1-2 लाइन कुछ भी लिखता है वो गलत है तो उसमें उनको 0 मार्क्स देना चाहिए। एग्जामिनर चश्मे नहीं लगाए होंगे शायद, डिप्टी एग्जामिनर भी और हेड एग्जामिनर भी, है ना, चाहे जो वजह हो, उन्होंने नॉट अटेम्प्ट। ऐसे नॉट अटेम्प्ट के मैम जो है वो 1 नहीं 3 क्वेश्चन है। एक ये मोबाइल पे है मेरे, थोड़ा सा है ना, ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए अपनी स्क्रीन का ताकि हमारे कैमरे पे भी अच्छे से दिख पाए वो। हाँ, ये बहुत जूम इन करके आपको दिखाना होगा जी। ये है रघुजीत तित्रिका। हाँ, ये देखिए, ये कॉपी पूरी भरी हुई है, आप यहीं से देखेंगे तो मैं डायरेक्ट हेड एग्जामिनर का दिखा रही हूँ, नॉन अटेम्प्ट लिखा है उसने। ये एग्जामिनर, डिप्टी एग्जामिनर में भी नॉट अटेम्प्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक ये है, सॉरी, अगर आप कुछ भी लिखते हैं, हाँ, मैथ्स का मेरे को ये कहना है कि ये प्रायिकता पे इस बच्चे ने लिखा है 2/7, 12/52 को। ठीक है, इसको मिला है 3 नंबर। इसको थोड़ा सा जी विस्तार में दिखाइए हमारे। हाँ, मैं इसको बताती हूँ। ये क्या है, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है ना, जो संभावनाएं होती है। ये ताश के पत्ते का ही जनरली पूछा जाता है, 52 कार्ड होते हैं उसमें, फेस कार्ड को बोले हैं। 12/52 है ये। इसने काट के 2/7 लिखा, इसको मिले 3 मार्क्स, 4 में 3 नंबर। ठीक है, और इससे भी ज्यादा इसका फनी ये है कि ये 12/52 उसको काट के लिखा 1/4, मतलब 12 चौक 52, जो पहाड़ा पढ़ते होंगे, है ना, ऐसा होता नहीं है। और इनको तो गजब हो गया मैम, फुल 4 मार्क्स मिले हैं, पूरा 4 में 4, इधर 4।
सबसे ज़्यादा गड़बड़ी कॉपी चेक होने में हुई है मैम। इंटरव्यू का तो घपला उनका जो भी रहेगा वो उससे हमको मतलब, लेकिन कॉपी चेक होने में इतनी ज़्यादा गलती हुई है। और एक बात ये जो हमारे अभी आ रहा है कि हम लोगों ने बोला नहीं है मिलने के लिए, हम लोगों ने 19 तारीख को सीएम हाउस में ज्ञापन दिया हुआ है ना, कि छात्र उनसे मिलना चाहते हैं। ये उसका ब्लर है, आपको इसका पीडीएफ मिला 19 तारीख, अभी तक उनके पास से हमारे पास कोई जवाब नहीं आया है। स्टूडेंट्स ने लगातार ये कोशिश की है कि वो मिलें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत यहाँ तकलीफ में हैं और अपना दर्द आज बयां कर रहे हैं, उन्होंने कोशिश की है कि वो हर तरीके से सिस्टम को रीच आउट करने की कोशिश करें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए हैं। ज्ञापन देने के बावजूद कोई रिस्पॉन्स वहां से नहीं आया क्योंकि कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आपका मुद्दा क्या है? वहां पे मुझे बहुत फनी आंसर्स देखने को मिले, फिर भी फुल मार्क्स मिले हैं, नॉट अटेम्प्टेड मिले हैं कई सही जवाबों में। आपका मुद्दा क्या है? तो ये हो गया जब क्वेश्चन में वीर हनुमान सिंह के बारे में पूछा गया है। हाँ, इधर से दिखाइए। हाँ। ये देखिए सर, क्वेश्चन में वीर हनुमान सिंह के बारे में लिखिए बोला है, इन्होंने उत्तरी वीर नारायण सिंह के बारे में चालू किया है। पूरा लिखा है इन्होंने निबंध जैसा। और इनको 5.5 नंबर मिला है 8 नंबर के क्वेश्चन में, जबकि उस बंदे के बारे में पूछा ही नहीं गया और उसने दूसरे के बारे में लिखा है, फिर भी 5.5 नंबर दिया जा रहा है। और वो भी सिर्फ एक जन के द्वारा नहीं, 3 चेकर्स के द्वारा सेम नंबर दिया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि क्या नशा करके इन लोग पेपर चेक कर रहे हैं? कि इन लोग एक जन दे रहा है, समझ में आता है गलत नंबर, 2 जन कैसे और गलत दे सकते हैं? या तो इससे ये पता चल रहा है एक ही जन तीनों का नंबर डाल दे रहा है, कोई एक ही पेपर चेक कर रहा है और तीनों का एक ही जन एंट्री कर रहा है। ऐसी कई सारे प्रमाण है मेरे पास में जो मैं दिखा सकता हूँ आपको। देखिए दूसरा, ये देखिए इसमें ये पूछा गया है कि साइंटिफिक मेथड बताइए सोशल रिसर्च के ऊपर। इसमें इन्होंने पूरा लिखा है अच्छे से, इन्हें 4 नंबर दिया गया है 8 में से, ठीक है। और इसी के अगेंस्ट में एक जन ने इंग्लिश में यही सेम क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने सिर्फ 4 या 5 पॉइंट लिखा है उनको और कुछ समझाया नहीं है, कुछ नहीं किया, उनको 5 नंबर मिला गया है 8 में से। जो अच्छे से लिख रहा है, समझा रहा है हिंदी में, उसको 8 में से 4 दे रहे हैं, और इंग्लिश में जो कुछ नहीं लिख रहा है उसको 5 नंबर। ये इससे ये भी पता चल रहा है कि इंग्लिश और हिंदी में भेदभाव किया जा रहा है चेक करते टाइम में। ऐसा ही कई सारा प्रमाण है। और एक तो वो दिखाना थोड़ा, ये देखिए आपके पास एक वीडियो भी है, इनके पास एक वीडियो भी है जो एक मॉक इंटरव्यू का है, और ये जिनका भी इंटरव्यू हम देखेंगे आपको अभी दिखाएंगे। ये वैसा इंटरव्यू है जो महाशय हैं कलेक्टर के बेटे, और ये कलेक्टर के बेटे से इसरो का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, और ये मॉक इंटरव्यू था। ट्रेनिंग के टाइम पे एक मॉक इंटरव्यू होता है, उस मॉक इंटरव्यू में आइए देखते हैं इनका जवाब क्या था। इसरो क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मालूम है? बोलना चाहिए ना फिर। पैनिक होना क्यों? पैनिक होना, ये कोई फाइनल इंटरव्यू नहीं हो रहा है मैम। ये तो सिर्फ एक बंदे का है, ऐसा ही क्या है और भी कई सारे बच्चे सिलेक्ट हुए जिनका मॉक इंटरव्यू मतलब लिया गया है, मेंस रिटर्न, और ये सिलेक्ट हो चुके हैं, ये सिलेक्ट हो गए इनको। और ये क्या है, बेमेतरा के कलेक्टर है, उनके पुत्र है। ऐसे ही रैंक 6 इस बार जो आई है, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ उनका, उनको छत्तीसगढ़ के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया था इंटरव्यू में, मॉक में। उनको छत्तीसगढ़ का 6 भी नहीं पता है और वो रैंक 6 ला के डीसी बन गए। ऐसी लोग अगर छत्तीसगढ़ में डीसी बन रहे तो वो आगे जनता का क्या उद्धार करेंगे, आप इसी से जांच सकते हैं। क्योंकि पीएससी एक प्रतिष्ठित संस्थान है, ये ऐसी बच्चों को चयनित करेंगे तो आगे फिर जनता कैसे करेगी? बिल्कुल, एक बहुत अहम सवाल इन्होंने यहाँ पे उठाया है कि जिन्हें छत्तीसगढ़ के बारे में पता ही नहीं है, वो छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल डेप्यूटी कलेक्टर ये बन के जनता को कैसे सर्व कर पाएंगे। आप भी मुझे यहाँ पे एक मॉडल आंसर दिखाने वाले हैं। यहाँ पे सभी के पास मॉडल आंसर्स हैं, और ये किस तरह से धांधली हुई है मार्क्स गिविंग में, और वहीं पर मेजर धांधली हुई है क्योंकि वहीं पर स्क्रूटिनी होके कई बच्चों का भविष्य खत्म हो गया है। ना वो मेंस दे पाए, ना वो इंटरव्यू दे पाए। कईयों के साथ प्री में गड़बड़ी हुई है, कईयों के साथ मेंस में गड़बड़ी हुई है। ये भी ऐसा एक आपको हम सैंपल आंसर दिखाने वाले हैं। मैम ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पर प्रश्न आया है, जिसमें एक जने जो है बिल्कुल सही लिखा है, उसको 0 नंबर मिला है, और एक जो है पूरा से क्लियरिफाई भी नहीं किया है और इसको 4 में, हाँ ये बिल्कुल सही लिखा है, इसको यहाँ पे तीनों एग्जामिनर द्वारा 0 मार्क्स मिला है। और एक जो है इसमें ये पूरा से लिखा भी नहीं है, पूरा बताया भी नहीं, इसको 4 में 4 मिला है। अगर 4 में 4 अगर किसी को मिलता है, ये मैं चाहती हूँ आप इसे थोड़ा सा और अच्छे से दिखाएं क्योंकि हमारी ऑडियंस हमारे कैमरे में अच्छे से कैच नहीं कर पाएगा।
ये देखिए, आप ये आंसर देख सकते हैं। ये जो सवाल पूछा गया था, ये पूछा गया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कॉन्क्लेव एंड कॉन्वेक्स से कैसे होता है, सरफेस से कैसे होता है। यहाँ पे जब डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया गया है तो इन्हें 0 मिला है। ये उनके मार्क्स हैं जो चेकर ने दिए हैं। वही अगर हम इसको पलट के देखें तो ये जो है, इन्होंने सिर्फ डायग्राम बनाया है और वो भी फॉल्टी है। जो जानकार हैं, साइंस के जानकार हैं, उनको समझ आएगा कि ये डायग्राम बहुत इनिशियल फेज में ही फॉल्टी हो चुका है और इनको चेकर ने 4 नंबर दिए। ये 3 लेवल स्क्रूटनी होके जाते हैं ये आंसर शीट्स, उसके बाद भी ये इतना बड़ा यहाँ पर देखने। और ये इनफैक्ट ये QR कोड, हर एक आंसर शीट में QR कोड होता है। इस QR कोड के जरिए आप इसे स्कैन करेंगे तो आपको किसका आंसर शीट है ये तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ लाइब्रेरी में ऐसे स्टूडेंट है जो 1 नंबर 2 नंबर से चुके हैं। अगर किसी को 4 नंबर अगर कम मिल जाता है, जैसे इसको 4 नंबर मिल गया है, अगर वो 4 नंबर अगर कम हो गया तो यहाँ के लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। या अगर ऐसे है कि जैसे अगर रीचेकिंग का बात होता है तो अगर किसी को 4 नंबर मिलता है, जैसे इसको नंबर नहीं मिला, अगर उसको नंबर मिल गया तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा वाला भी एक मुद्दा है कि यहाँ लाइब्रेरी में ऐसे 10 से ज़्यादा बंदे हैं, मतलब स्टूडेंट हैं जिनका ऐसे है कि 1 नंबर 2 नंबर से चुके हैं। वो 1-2 नंबर से चुके हैं, 1-2 नंबर से भविष्य ही खत्म हो जाता है। इतने घंटों की पढ़ाई जो लगती है वो सारी वेस्ट हो जाती है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सोनवानी, आप लोग ये लगातार कह रहे हैं, सारे बच्चे भी कह रहे हैं, स्टूडेंट्स कह रहे हैं, टामन सिंह सोनवानी के फैमिली से ही उनके पुत्र, उनके बहू सभी का सिलेक्शन हो गया है। वो लिस्ट अगर आप मुझे दिखा पाए यहाँ पर तो। इसमें देखिए, ये है जो है, ये रिजल्ट है 2021 का है। ठीक है। इसमें काफ़ी सारे जो अधिकारी हैं, जिसमें सबसे पहले तो आते हैं अपने PSC के अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष, जो अभी 8 तारीख को रिटायर हो चुके हैं, है ना। उनके परिवार के करीब 5 लोग के सिलेक्शन हुए थे 2021 में, जिसमें फर्स्ट नाम नितेश का है, जिसमें उनको दत्तक पुत्र बताया गया है। बाकी ये साहिल, निशा कोसले, दीपा अडिल, सुनीता जोशी, ये सारे उनके संबंधी हैं। हाँ, एक सेकंड। जी जी, ये आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली जो मेरे हाथ में है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये पिटिशन कॉपी है। पिटिशन कॉपी बीजेपी के MLA ने ये लगाई थी, लेकिन ये 18 नाम की पिटिशन कॉपी थी, जिसमें से 3 नाम फॉल्टी निकले और पहला नाम ही फॉल्टी निकला, जिसपे हाईकोर्ट ने वापस काफी फटकार लगाई पिटिशनर को कि इतना बड़ा नहीं धांधली हो सकता, आप लोग बहुत सही से इसे वापस करेक्ट करके लाइए। ये पिटिशन कॉपी ही मैं पेश कर रही हूँ, ये फॉल्टी है, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन इसमें जो पहला नाम है, ये जो नितेश है, इनका सेकंड नेम नहीं दिया हुआ है इसमें। ये अपने आप में एक वो है कि सेकंड नेम इनका यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ये वो सिलेक्शन लिस्ट है जो निकाली गई है वेबसाइट से, और इसके आगे एक कॉलम बना दिया गया है कि कैसे ये रिलेटिव है। ये टामन सिंह सोनवानी के अडॉप्टेड सन है, जिनके मतलब पढ़ाई का जिम्मा टामन सिंह सोनवानी ने ही लिया था। उनके पुत्र नहीं है, वो बायोलॉजिकल सन नहीं है, इसलिए इनका नाम खारिज कर दिया गया है। लेकिन बाकी जो नाम आप देख रहे हैं, साहिल जो DSP बन चुके हैं, वो सेवा आयोग के अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के बड़े भाई के पुत्र हैं। इसके नीचे जो नाम देख रहे हैं, ऋषा काशले, वो डिप्टी कलेक्टर बन गई हैं, वो भी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के पुत्र नितेश की पत्नी है। उसके आगे का जो आप नाम देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर बन गए दीपा अगजले, वो भी आप देखेंगे टामन सिंह सोनवानी के भाई की बहू है। तो ये सारा ऐसा रिलेशन आपको इन 18 नामों में मिल जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आरोप है जो स्टूडेंट्स लगा रहे हैं, और इस पे अभी तक टामन सिंह सोनवानी का कोई रिएक्शन नहीं आया है। वो छुपकर बैठे हुए हैं कहीं, उन्होंने बिल्कुल अपने आप को आगे नहीं किया है। ये बहुत सीरियस जो आरोप है लगाए जा रहे हैं। ये पिटिशन कॉपी है, इसमें से नाम कैंसिल्ड है, लेकिन ये जो आप देख सकते हैं, ये कोरिलेशन, नेहा साल्सो खलको और निखिल खलको, ये दोनों डिप्टी कलेक्टर बन गए। दोनों भाई बहन की किस्मत खुल गई और दोनों डिप्टी कलेक्टर बन गए। ये मैं आपको बताऊं कि ये टामन सिंह सोनवानी के जो सचिव हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं, उनकी पुत्री है और उनके पुत्र हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आप रिलेशन देख रहे हैं, और ये पति पत्नी है। आप मुझे जरा बताएं कि कैसे पति पत्नी है। हाँ जी, आपको यहाँ पे 13वां नंबर जो दिख रहा है, ये शशांक गोयल, ठीक है, है ना। और ये जो 14 नंबर भी दिख रहा है, ये भूमिका कटियार लिखा है ना। ये कौन है? वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुधीर कटियार के दामाद हैं, और ये सुधीर कटियार की पुत्री हैं। ये दोनों का सिलेक्शन, मतलब इतना सारा सहयोग कैसे हो सकता है कि जहाँ पे जोड़ी जोड़ी में, मतलब चाहे पति पत्नी का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, इतने सारे सहयोग, मतलब एक ऐसा सहयोग जो कभी, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये 100 सालों में ऐसा होता होगा, है ना। इतना बड़ा सहयोग, मतलब मजाक बात है ना। यहाँ कई सालों से, 4 साल 5 साल से लोग रायपुर आके, बिलासपुर जाके सब तैयारी करते हैं, उनका तो सिलेक्शन नहीं हो पाता। और वहीं इन लोग अचानक से आते हैं कहीं से, और जिनका पिछला प्री निकला नहीं रहता,
40-50 नंबर में रुक जाए रहते हैं। वो लोग प्री निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, अच्छे नंबर से निकालते हैं, इंटरव्यू भी क्लियर करते हैं, उसके बाद बनते हैं सीधा डीसी के अलावा कोई पोस्ट नहीं मिला गया। मतलब इतना बड़े बड़े पोस्ट को आप मतलब बांटे गए हैं, इससे सीधा प्रतीत हुआ है कि आपने एक विशेष वर्ग को सामने लाने का मतलब पोस्ट देने का या हाँ प्रयास किया है। और एक चीज़ और मैं बता दूं इसमें, जो सोनवानी साहब हैं है ना, वो अध्यक्ष हैं, तो कायदे से उनको नियमतः एक यूपीएससी में कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिसमें से जो एग्ज़ाम दे रहा है और उसके कोई मतलब जो एग्ज़ामिनर हैं उनमें से अगर उसके परिवार के कोई जो अभ्यर्थी हैं वो अगर एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो उनको मतलब खुद को सिलेक्शन एक हाँ हाँ अपने आप को दूर रखना है इंटरव्यू में। ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभ्यर्थी अगर किसी भी वे में पीएससी चेयरमैन के रिलेटिव है, डिस्टेंट रिलेटिव ही क्यों ना हो, सारे सिलेक्शन प्रक्रिया से पीएससी चेयरमैन को दूर रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में उनके लिखा हुआ है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में। लेकिन वो इंटरव्यू में बैठे मिले, ये सारे लोग थे जिनके इंटरव्यू में बैठे मिले। और इनफैक्ट उससे किस तरह से मैनिपुलेट हो सकता है, आप मुझे बताएं। ये बहुत प्रभावित हो सकता है मैम, क्योंकि वो तो दिख रहा है ना कि एक परिवार से उसके खुद के इतने सारे सदस्य हैं और उसके सगे संबंधी हैं और वो खुद हैं मतलब सिलेक्शन करता खुद अध्यक्ष हैं, तो वो तो साफ साफ दिख रहा है ना। इसको मतलब जो जेन्युइन जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके मतलब जो मनोबल पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। अब वो तो है ही, जो अपना पुत्र है वो आपका भला सोचने, आप कितना भी उसको नैतिक दबाव बना लो, लेकिन एक मेंटली जो प्रेशर रहता है कि मेरे परिवार का है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर में रहेगा कि वो सिलेक्शन है। मैं मानती हूँ ये प्रेशर वाली बात है, लेकिन किस तरह से मैनिपुलेशन हो सकता है? क्या कम मार्क्स देके मैनिपुलेशन हो सकता है? किस तरह से, मैं उस वे में पूछ रही हूँ। नहीं मैम, इसमें देखो ऐसा हुआ है, एक चीज़ मैं रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे हुआ है कि उसी बोर्ड में, सोनवानी सर के बोर्ड में ऐसे हुआ है कि किसी को अपने रिलेटिव है जो है जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो भी उनका एकदम हाई मार्क्स आया, 150 में मतलब 135 तक का मार्क्स आया। हो सकता है वो टैलेंटेड हो। हाँ नहीं, सभी के सभी तो बाकी लोग भी दिलाए हैं, उनका एकदम कम मार्क्स है, उनका 45 तक मार्क्स है। जबकि एक ही बोर्ड में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक को 135 जा रहा है और एक को 45 जा रहा है? ऐसे नहीं हो सकता। हाँ जी, उसमें हुआ ऐसा था कि इनमें मेंस में इनको भर के नंबर दिए गए हैं, है ना। और उसके बाद इनको ऊपर में ना आए, हाईलाइट ना हो, रैंक 1 में ना आए, ऐसा करके जानबूझ के इसमें इंटरव्यू के नंबर को कम किए गए हैं। तो वो मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन मेरे पास 2022 का डेटा है, जिसमें से ऋचा बंसल है और ये हाँ श्रवण बंसल है ना। तो ये 5 बहन हैं। तो देखिए इनको ना मेंस में देखिए, ये लैंग्वेज का पेपर होता है, फर्स्ट पेपर 128, ये दूसरा, ये बहुत ही माइन्यूट में लिखा हुआ है। ये आपको हम डेटा भेज देंगे, मुश्किल होगी, बहुत माइन्यूट में ये प्रिंट हुआ है तो मुश्किल होगी ये समझने में। मेंस में कितना नंबर आया इनका? टोटल 880 नंबर आए हैं और इनको मिला है 855। बहुत अंक होता है मेंस में, है ना। और देखिए वहीं इनका इंटरव्यू का नंबर आप देखेंगे तो 45 नंबर आउट ऑफ 150, है ना। और इसको मिला है 50। तो देखिए कैसा खेल हो रहा है। जो आदमी मेंस में इतना नंबर ला रहा है, वो इंटरव्यू में इसका नंबर कम करके इनको नीचे लाने का प्रयास किया गया है ताकि हाईलाइट ना हो पाए। ये ऐसा कैसे चल रहा है? यही मुझे जानना था कि जो बच्चा, जो अभ्यर्थी मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करे, उनका इंटरव्यू में कम आ रहा है और उसी इंटरव्यू में पीएससी अध्यक्ष भी बैठे होते हैं। इस तरह से मार्क्स मैनिपुलेशन करके जो हाई काउंट है उसको नीचे लाया जाता है कि इंटरव्यू में आप अपने रिलेटिव को पुश करें जो मेंस में अच्छा स्कोर ना किया हो, लेकिन आपने उनको पुश किया और उनके ओवरऑल स्कोर को ऊपर लेकर चले गए। बिल्कुल इस तरह से धांधली हुई है। आप मुझे बताएं आपका क्या मुद्दा है? मेरे पास में मुद्दा ये है मैम, एक स्टूडेंट है शिवम कुमार देवांगन, और उनका जो है मार्क्स था 770 और उनको जो है इंटरव्यू कॉल नहीं आया। उसके बाद में जब उन्होंने अपना कॉपी देखा और उन्होंने आवेदन दिया आयोग को कि मेरा तो मार्क्स जो है 770 है और मुझे इंटरव्यू कॉल क्यों नहीं आया, जबकि 719 वालों का इंटरव्यू कॉल आया है। तो उनको आयोग ने 1 या 2 दिन बाद ये जवाब दिया गया कि आपने जो है आइडेंटिटी दिखाए हैं, जैसे कि उन्होंने अपने कॉपी में लिखा था कि राकेश मोहन करके, और उसके बाद आयोग ने जो है ऐसे 13 लोगों को और चिन्हांकित किया जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं। लेकिन
हमको देखने में ये समझ में आ रहा है जो सेलेक्ट हुए बंदे हैं उन्होंने भी जो है इस तरह के जो है पहचान बताए हैं। जैसे कि आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे मुंगेली लिखा है, यहाँ पे सरपंच भटगांव। तो ये पीएससी का दोहरा चरित्र क्यों? क्योंकि एक को आप जो है रिजेक्ट करते हैं और दूसरे को आप जो है सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में ये 13 लोगों का जो लिस्ट है जिन लोगों को उन्होंने रिजेक्ट किए हैं, लेकिन ये जो है ये सेलेक्ट है और इनको फिर रिजेक्ट क्यों नहीं किया गया? ऐसी 1-2 नाम और है जो सेलेक्ट हुए हैं और उनको रिजेक्ट किया गया, उनको जो है रिजेक्ट डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है। जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा, और आयोग ने अपने रूल में ये बताया है कि ब्लैक और ब्लू पेन का ही प्रयोग करना है सिर्फ। लेकिन मेरे पास में एक कॉपी है जिसमें मैं क्लियर दिखा सकता हूँ कि इन्होंने पेंसिल के थ्रू पेंसिल से ही डायग्राम बनाया है। ये जैसे कि क्लियर दिख रहा है। तो इनको भी जैसे कायदे से डिस्क्वालीफाई करने को होना था, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया है। ये पेंसिल से यहाँ पे भी डायग्राम बना है, इसको भी जो है रिजेक्ट नहीं किया है। जबकि अपने नियम में यही दिखाता है पीएससी कि ब्लैक और ब्लू पेन के सिवा दूसरा को यूज़ नहीं कर सकते। अगर देखा जाए और पीएससी अपना नैतिकता दिखाएगा, पीएससी अगर अपनी नैतिकता दिखाएगा तो कायदे से इनको भी डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। लेकिन ये लोग सेलेक्ट हुए, इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। हम जो है कोई सेलेक्ट हुए उनके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहते हैं और ना ही हम अगेंस्ट में हैं। हम अच्छी बात है हमारे बीच से ही लोग सेलेक्ट हुए हैं, है ना। लेकिन हमको देख के ये लगता है कि इस बार जो कॉपी चेक हुआ है और जो स्थिति बन रहा है, मैं तो चाहता हूँ कि जैसे 3000 लोगों ने मेंस लिखे हैं तो ये 2800 लोग जो मेंस लिखे हो कहाँ गायब हो गए, मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है। और हम लोग जितने खड़े उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर 2800 लोग सामने आएंगे तो मुझे ऐसा लगता है 2800 गलती मिलेगा। जैसे कि कुछ क्वेश्चन का लिस्ट है मेरे पास में, ये आप मुझे भेजिएगा। हाँ, मैं आपको भेज दूंगा। मेरिया विद्रोह पूछा गया है, सॉरी मुरिया पूछा है, लिखने वाले ने मुरिया लिखा है, उनको पूरे मार्क्स मिले हैं। कूनो का तो आप देख ही चुके हो। मुझे ऐसा लगता है शायद पूरे इंडिया को पता होगा कूनो कहाँ है। उसके बाद भी इतना ब्लंडर किया है। और इसके लिए प्रूव करने के लिए मुझे लगता है कि कोर्ट में भी सबूत नहीं देना पड़ेगा, शायद जज को भी पता होगा कूनो कहाँ है। और 22 में जिस टाइप का करप्शन तो नहीं बोलेंगे, जिस प्रकार से ब्लंडर चेकिंग हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट को खुद सामने आके स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। 21 का मुद्दा जो आया है वो तो सिर्फ 18 नाम है। मुझे ऐसा लगता है अगर सही तरीके से जांच हो तो इसमें 18 नहीं 180 नाम भी हो सकते हैं। अब मेरे को आप लोगों से ये जानना है, और मुद्दे हैं मैं बताना चाहता हूँ। कोर्ट से मेरा रिक्वेस्ट है, जिस प्रकार से ये मुद्दा हुआ है पूरे छत्तीसगढ़ को पता है, तो कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि ना इस पे पक्ष बोल रहे हैं ना कोई विपक्ष बोल रहे हैं। इसी पे आ रही हूँ। अब थोड़ा अपने होल्ड योर थॉट। किस तरह से धांधली हुई है ये तो समझ आ रहा है कि ये जितने भी मॉडल आंसर्स हैं ये सारी चीज़ें साफ कर रहे हैं कि ऑब्वियस क्वेश्चंस में भी बहुत ही सिली आंसर देने के बावजूद अच्छे मार्क्स मिले हैं। अब मैं आप सभी से ये जानना चाहूँगी कि आप लोग चाह क्या रहे हैं, आप लोगों की डिमांड्स क्या है? क्या आप लोग रीचेकिंग चाहते हैं? क्या आप लोग ऐसी कमेटी का गठन चाहते हैं जिससे वापस रीचेक हो और सारे आंसर सामने आए? क्या आप लोग चाह रहे हैं? आप लोग की बेसिक डिमांड क्या है? बीजेपी कह रहा है कि वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सीबीआई जांच हो। क्या चाहते हैं? मैम 2022 के रिजल्ट को लेकर ये चाहता हूँ कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और कोर्ट जो है आयोग से जो 3000 लोग जो एग्जाम दिए हैं उनका कॉपी खुद मंगाए, अपने अंडर में कमेटी बनाए और चीज़ों का जांच करे। और वो देख के क्लियर समझ में आ रहा है। और पुनर्मूल्यांकन अगर उनको लगता है तो पुनर्मूल्यांकन कराए। उसके बाद भी अगर पीएससी में देखेंगे तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। जैसे कि ऐसा बोलते हैं सभी कि अध्यक्ष साहब आए और अध्यक्ष साहब ने बहुत स्पीडली काम किया, लेकिन अध्यक्ष साहब चले भी गए। आज 8 तारीख को उनका रिटायरमेंट भी हो गया, लेकिन उन्होंने 4 सालों में एक कैलेंडर वर्ष जारी नहीं कर पाए, एक कैलेंडर नहीं बताए। हम जो यहाँ के स्टूडेंट हैं 4 साल से मानसिक रूप से जो प्रताड़ित हुए हैं उसका कौन जवाब देगा? हमको पता ही नहीं रहता हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब होगा। एक सिर्फ 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आता है ये पता है, उसके बाद में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब होगा ये पता नहीं है, मेंस का एग्ज़ाम कब होगा ये पता नहीं है, उसके बाद में इंटरव्यू। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में 2022 में पहली बार ऐसा हुआ है कि 16 अगस्त को रिजल्ट आता है और 8 दिन में जो है इंटरव्यू लेते हैं। ये यूजुअली ट्रेडिशनल तरीका क्या है? इसमें जैसे कि रिजल्ट आता है उसके बाद कम से कम स्टूडेंट को 15 से 20 दिन का टाइम दिया जाता है। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ 8 दिन में इंटरव्यू लिए। ये तो इंटरव्यू की बात हो गई। अगर इंटरव्यू का मार्क्स देखेंगे तो जो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको मिलता है 45 मार्क्स, वो भी मेंस लिख के पास होकर इंटरव्यू देने गए हैं। और एक स्टूडेंट है जिनको मिलता है 135 मार्क्स।
तो इंटरव्यू के पैनल में तो ये समझ में नहीं आता जो 130 मार्क्स लाते हैं वो कैसे पढ़ाई करते हैं और ऐसा क्या बताते हैं, और जो समय तो उतना ही था और 45 जो मार्क्स लाते हैं वो क्या बताते हैं, ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया। और हम भी अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो अगर वो बताएंगे या तो आयोग ही बता दे या तो स्टूडेंट ही जिनके आए हैं वो बता दे, तो हमको चीज़ें समझ में आएगा, वैसा हम कॉपी करने की कोशिश करेंगे। आप चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि एक हाई कोर्ट की एक कमेटी बने और उसी में वापस रीचेकिंग हो। आप क्या चाह रहे हैं? आप हल्का सा हाँ जी बताइए। मैम मैं यूपीएससी का तैयारी करता हूँ, बट इस बार मैं सीजीपीएससी दिलाया था। एक्चुअली मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे जैसे यूपीएससी का एक ट्रेडिशन रहता है कि पेपर में अधिकतर 2 से 3 ही गलत निकलता है क्वेश्चन। मैंने इस बार अपना कॉपी मिलाया तो मेरा वही पेपर में 96 नंबर आ रहा था, जो कि मैं आसपास में पता किया अपने सीनियर से, तो बोले कि ये बहुत ही डिसेंट मार्क है जो कि पेपर के हिसाब से। बट मैम बाद में जब मुझे पता चल रहा है तो बोल रहे हैं कि इसमें कभी 5 क्वेश्चन विलोपित हो गया, कभी 10 क्वेश्चन। तो मेरा क्वेश्चन ये है मैम, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पीएससी भी एक संवैधानिक बॉडी है और मैं उसका सम्मान करता हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि भाई आपसे साल भर में 100 क्वेश्चन भी सेट नहीं होता। आपने ऐसा ऑप्शन डाला है जो एक क्वेश्चन है शायद मराठा से रिलेटेड, उसमें ऑप्शन ही ऐसा दिया है कि चारों मैच ही नहीं करता। उनका आगमन 1700 में हुआ है, वो दिया है 1900। ठीक है। तो मेरा एक कंसर्न ये है, मैं ना तो टॉपर पे क्वेश्चन कर रहा हूँ ना तो संवैधानिक बॉडी पे क्वेश्चन कर रहा हूँ। मेरा कंसर्न ये है कि भाई आप एक पारदर्शिता लाइए कि आप एग्ज़ाम अगर लेते हैं तो उसमें 100 क्वेश्चन में कोशिश कीजिए कि 99% क्वेश्चन सही हो। 100 तो नहीं हो सकता, मैं ये मानता हूँ। साथ में आप कटअप जारी कीजिए। कटअप आप बता नहीं रहे। सबसे बड़ा धांधली ये है मैम कि आप क्या करते हैं, रिजल्ट का एक पीडीएफ जारी कर देते हैं। उसमें दिक्कत क्या है, एक पीडीएफ आता है, एक जनरल बच्चा मेरे जैसा एक बंदा क्या करता है, अपना रोल नंबर मैं निकालूंगा, उस पीडीएफ में मैं अपना नंबर सर्च करूंगा। अगर मेरा नंबर आ गया मैं उस दिन खुशी मनाऊंगा, अपने दोस्तों से मिलूंगा। मेरा क्वेश्चन नहीं आया, मेरा अगर रोल नंबर नहीं दिखा, मैं कोने में जाके कुछ टाइम तक अपने आप को कोसूंगा। पर मुझे ये तो नहीं पता चल रहा है कि उस पीडीएफ में एक्चुअल में जितने नाम हैं क्या वो एग्जाम में बैठे थे, क्योंकि ना तो उनका कैटेगरी लिखा है, ना ही नाम लिखा है, ना मार्क्स लिखा है। तो भाई वो तो ये भी तो हो सकता है ना कि उसमें आपने किसी ऐसा नंबर को कॉपी पेस्ट कर दिया है जो आपके नियर रिलेटिव। मैं यहाँ पे आप पर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ, पर आप अपना पारदर्शिता के लिए काम कर सकते हैं कि आप रोल नंबर के साइड में उसका नाम कैटेगरी लिख दीजिए। भाई आपका पीडीएफ में इतना जगह कम नहीं पड़ेगा, वो सॉफ्ट कॉपी है, आप नाम लिख दीजिए। जैसे व्यापम क्या कर रहा है अभी, एक कोई भी एग्जाम लेता है तो उसमें रोल नंबर, नेम, कैटेगरी और उसका मार्क्स लिख देता है। कितना पारदर्शिता है। इस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आप जब लिस्ट बना रहे हैं तो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज लिस्ट बनाइए, उनके रोल नंबर्स डालिए, उनके नाम प्रॉपर्ली डालिए और उनकी कैटेगरीज डालिए, तो पारदर्शिता आएगी। अब आप थोड़ा सा सामने आइए क्योंकि वहाँ पर आप बताइए आपका क्या डिमांड है। अब डिमांड्स पे बात करेंगे। मैम मेरा डिमांड ये है कि जब भी प्री का एग्ज़ाम होता है तो उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल होते ही है। तो उसमें अभी के जो टॉपर्स हैं जिनकी आपने मेंस की कॉपी देखी, तो हमको कैसे पता चलेगा कि इन्होंने उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया था या नहीं किया था। और जो भी टॉपर्स हैं उनके नंबर नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं उन दोनों का बीच का आप गैप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गैप होता है मैम। लगभग कोई 200 नंबर के पेपर में हम ला रहे हैं 90 से ऊपर, 100 के आसपास, उनका चले जा रहा है 150। तो मुझे तो 100% ये लगता है कि जो भी टॉपर्स, ये जो सपोर्ट हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से या अधिकारियों के बच्चों को, इनको पहले से ही पेपर दे दिया जाता है, तभी तो इतना ज़्यादा नंबर लाया जा रहा है। और नॉट ओनली 2022, 2021 और उसके पहले भी 2018, हाँ सब जब से सोनवानी जी आए हैं, एक तो सिर्फ रोल नंबर बताते हैं ये लोग, प्री का कोई कट ऑफ नहीं। अरे यार नंबर बताओगे तब तो पता चलेगा कि मेरे साथ जो पढ़ रहा है उसका कितना आया, उसने सच में मेहनत करी है या नहीं करी। और नॉट ओनली सीजीपीएससी मैम, बाकी सारे एग्जाम में भी हमको यही देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने एसआई के लिए, आप जानते हैं कितनी मेहनत से हमने प्रिपरेशन कर उसके लिए लगती है, तैयारी लगती है। हम लोगों ने ग्राउंड में इतने पसीने बहाए, हमको हमारा नंबर नहीं दिया जाता है। जब भी हम लोग प्री के टाइम भी 15 दिन पहले एक तो ये लोग सिलेबस जारी करते हैं मैम, आपको मैं बता रहा हूँ, डेट और सिलेबस 15 दिन पहले हमको दिया गया। एसआई के एग्जाम में भी यही हुआ, प्री के टाइम भी ऐसा होता है, मेंस के टाइम भी ऐसा होता है, कोई कैलेंडर नहीं है। ये तो सारे सिर्फ सीजीपीएससी का बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको सारे एग्जाम का यही हाल है मैम। और हर 2 महीने 1.5 महीने में हमको बैठना पड़ता है धरना में और गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि वैकेंसी निकालो, वैकेंसी निकालो। तो मैम ये कौन सा सरकार है जो बच्चे याद दिला रहे हैं कि वैकेंसी निकालिए, वैकेंसी खालिए। कोचिंग वालों ने इतने सारे यहाँ पे कोर्स चला चुके हैं कि ये वैकेंसी आने वाली, लाखों रुपए कमा चुके हैं कोचिंग वाले, लेकिन बच्चे आज भी परेशान हैं मैम। बिल्कुल, बच्चों का जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उन सभी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी डार्क नज़र आ रहा है, क्योंकि सारे लोग अपनी
चीज़ें बता तो पा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक दर्द है, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा डाउट है, क्वेश्चन मार्क है कि उनका फ्यूचर कैसा लगेगा। आप मुझे बताइए, डिमांड आपकी क्या है? हमारी डिमांड तो बहुत सारी, बट मैं 2 अहम मुद्दों पे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि 2021 और 22 की जो भर्ती हुई है उसको स्थगित किया जाए सरकार द्वारा। जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए उनको रिजल्ट रोक दिया जाए या फिर से पुनः एग्ज़ाम करवाया जाए। दूसरी डिमांड ये है कि जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 21 और 22 में, उनकी मेंस की उत्तर पुस्तिका को पब्लिक के सामने जारी किया जाए, जिससे सारे बच्चों को पता चल सके कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने क्या क्या आंसर लिखा है और क्या नहीं लिखा है। इससे हम भी जांच कर सकते हैं उसमें कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। और मैम ऐसा भी इत्तेफाक हो रहा है यहाँ पे कि लोगों को पहले से पता चल जा रहा है कि कौन सा बंदा सिलेक्ट होने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें हाथ हटाना पड़ेगा ताकि दिखे। हाँ, इसमें पहले से ही बोल दिया गया है कि ACF एक एग्जाम होती है PSC द्वारा, तो उसमें एक नाम आएगा जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, आप देख सकते हैं। और जब रिजल्ट आता है तो उसका उस लिस्ट में नाम ऑलरेडी एंटर्ड रहता है। ये रिजल्ट आने से पहले की ये ऐसी तो नहीं कि कुछ मतलब भविष्यवाणी या कुछ अलग है, ये पहले से उन्होंने नाम दे दिया है कि इस बच्चे का नाम इस लिस्ट में आके रहेगा। तो ये थोड़ा उसका नाम भी फाइनल रिजल्ट में, हाँ, उसका नाम भी आ जाता है इसमें। जो ये कमेंट है वो 1 हफ्ते पहले आ गया था और उसके 1 हफ्ते बाद जब रिजल्ट आया है तो उसमें इस बच्चे का नाम आ गया है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी मुख्य मांग ये है, इसमें देखा जाए थोड़ा सा। और दूसरी बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो अध्यक्ष है और बाकी जो सिलेक्शन कमेटी है, उनकी जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो एक जो है साफ़ सुथरी छवि के साथ होनी चाहिए। जैसे कि हमको पता है कि सोनवानी साहब के कई सारे पिछले एक रिकॉर्ड रहे हैं जिनमें उनके करप्शन के मुद्दे उठे हैं, उनके ऊपर कई इल्ज़ाम लगे थे। ऐसी छवि के बाद भी उनको जांच कमेटी में अध्यक्ष बनाया गया। तो हम चाहते हैं कि जो भी अब अध्यक्ष है, अब तो वो रिटायर हो चुके हैं, अभी नए पद मतलब जो PSC का पद है अध्यक्ष का वो खाली है, और उनके अलावा जो भी कमेटी के सदस्य हैं, इनका जो सिलेक्शन है वो एक मतलब फेयर तरीके से हो। और हाँ, और ये नैतिक दबाव में काम करे। एक टेंटेड ऑफिशियल थे टामन सिंह सोनवानी, उस टेंटेड ऑफिशियल, वो जब कलेक्टर थे उन पे काफ़ी सारे भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगे। तब की जो रूलिंग गवर्नमेंट्स थी उनको प्रोटेक्ट करती रही, लेकिन जैसे ही PSC के चेयरमैन की बात आई तो उन्हें फिर इस PSC के चेयरमैन की तरह नियुक्त कर दिया गया। किस तरह से उनका सिलेक्शन हुआ, किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई, ये प्रक्रिया कभी ट्रांसपेरेंट नहीं हुई। लेकिन एक टेंटेड ऑफिसर को इतने बड़े पोस्ट पर बैठाना अपने आप में एक बहुत बड़ी धांधली की शुरुआत था। और उसके बाद ये लगातार जितने भी चीज़ें आ रही हैं, ये उसी का रिजल्ट है कि जब एक टेंटेड ऑफिसर बैठते हैं उतने बड़े पोस्ट पे, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी इरेगुलरिटीज़ एक कॉमन साइड बन जाता है। यहाँ पे ये सारे लोग खड़े हैं, मुंह ढककर खड़े हैं। आपकी आखिरी बात मैं एक लूँगी, मुंह ढककर यहाँ पे सारे लोग खड़े हैं क्योंकि सभी अपनी बात रखना चाहते हैं। ये आखिरी बात है, इसके बाद हम एंड करेंगे। बताइए। मैम पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि भाई आप बाहर से आके छत्तीसगढ़ के इशू को इतना उठा रहे हैं। मैम सबसे बड़ा इशू है ये है कि मैम मैं ना तो राजनीति को इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ, ना ही जो आयोग है उसको। मैं ये चाहता हूँ कि भाई अगर एक CM को अगर हम जाके कुछ बोले तो वो बोलते हैं कि ये तो BJP वाले उठा रहे हैं, या फिर BJP वाले को जाकर बोले तो ये बोलते हैं कि इनके टाइम पे ये हुआ है। मैं चाहता हूँ भाई आप हमारे नेता हैं, आगामी चुनाव है, तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ की स्टूडेंट पीड़ित हैं कि नहीं, आपको जानना है, आप आइए सेंट्रल लाइब्रेरी रायपुर, आइए यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या स्थिति है उनका, जो अपना 2 टाइम का खाना भी अगर सेक्रीफाइस करके यहाँ पे पढ़ रहे हैं उन पर क्या बीतती है। आप आइए सर, देखिए कि कितना % आपने बेरोजगारी कम किया है, नहीं किया है। मैं आपका पूरा सम्मान करता हूँ सर, और संवैधानिक बॉडी के प्रति भी आस्था रखता हूँ, पर ये जो घटनाएं अभी चल रही है उस पर हम माननीय हाई कोर्ट को भी थोड़ा सा मतलब आगे आना चाहिए। जी मैम, बिल्कुल जल्दी संज्ञान में चीज़ों को लेना चाहिए। ये आखिरी बात, उसके बाद खत्म किया जाएगा क्योंकि ये बहुत लंबा डिस्कशन हो गया है हमारा। एक चीज़ मैं बोल देना चाहूँगा कि हमने CM सर का परसों बयान आया था, जब वो बिलासपुर में माननीय राहुल गांधी के साथ ट्रेन से आ रहे थे, तो एक छात्र ने उनसे पूछा कि इतना सारा गड़बड़ी हो रहा है PSC में, तो उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी का ये हमें बदनाम करने का वो है तरीका है ना। तो उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी की तरफ से हमें एक भी आवेदन अभी तक या शिकायत नहीं आया है। लेकिन आप ये देख सकते हैं, आप ऐसा उन्होंने कहा है। हम आपको दिखा देंगे, ये वीडियो हम अलग से दिखाएंगे कि किस तरह से CM के पास ये चीज़ें आई हैं कि कोई भी
मैं ये आपकी तरफ से बोल देती हूँ, सीएम को बोला गया है कि कोई भी अभ्यर्थी उनके पास नहीं आया है, लेकिन ये लगातार सीएम को ये लेटर्स लिखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं माननीय राज्यपाल महोदय को लिखा गया है, मुख्यमंत्री को ये लेटर लिखा गया है। राघवेंद्र, आप थोड़ा सा पैन करें कैमरा, इस पे फोकस करें कि ये लेटर्स लगातार सीएम और एडमिनिस्ट्रेशन को जा रहे हैं, बच्चों की तरफ से जा रहे हैं, लेकिन लगातार पॉलिटिक्स के चलते इनका कोई भी रिजल्ट, कोई भी आउटकम यहाँ पे नहीं निकल पा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी करवा रही है, बीजेपी कहता है कि कांग्रेस के जमाने में हुआ है। ये पॉलिटिक्स जो है ये लगातार चलती रहेगी, लेकिन इन सब का भविष्य कहां जा रहा है इसका आंसर किसी के पास नहीं है, ना उनके पास है ना इनके पास है। मैं सुमी राजप्पन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।